उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैन यू ऑल हियर मी प्रॉपर्ली? आवाज़ आ रही है आप सबको? कैमरा मैंने खुद ही बंद किया हुआ है, वो इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर में खोल दूँगा। मैंने जो लास्ट टाइम ये पढ़ाया था कि मैक्रो रेज़ोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन और ये कि होल्ड करिएगा बस 2 सेकंड। तो ये जो हमने आपको लास्ट टाइम बताया था ये कहते हैं द ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन। किस तरह हम इस्लाम को प्रेज़ेंट कर सकते हैं, जिस पर मार्केटिंग को काम करना चाहिए था, ब्रांड पोज़ीशनिंग को काम करना चाहिए था, ठीक है? एक तो है भई या तो आपके पास सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो स्पिरिचुअलिटी का है। आप स्पिरिचुअल बात करते थे, तो योगा भी स्पिरिचुअल है, रेकी भी स्पिरिचुअल है, ताओइज़्म भी स्पिरिचुअल है, शिंतो भी बड़ा स्पिरिचुअल है। फिर आपका अल्लाह भला करे जो है वो क्रिश्चियनिटी भी बड़ी स्पिरिचुअलिटी पे बात करता है, वो तो सैल्वेशन से ही शुरू करता है बात को, बहस को। तो या तो आप लीग ऑफ नेशंस के अंदर स्पिरिचुअलिटी का एक बड़ा ब्रांड एस्टेब्लिश करते। तो जिन्होंने स्पिरिचुअल ब्रांड्स एस्टेब्लिश किए ना, उन्होंने साथ में बंदूक नहीं दिखाई। समझ रहे हैं आप? जिन्होंने जिन्होंने स्पिरिचुअल ब्रांड्स शो किए हैं, उन्होंने बंदूक नहीं दिखाई। यानी क्रिश्चियनिटी इज़ टोटली एंटी एंटी गन कल्चर है। इसी तरीके से इवन बुद्धिज़्म बहुत कंपैशनेट है, मगर उसके अंदर जो मार्शल आर्ट्स का कॉन्सेप्ट है, वो बॉडी की डेवलपमेंट के ऊपर है। तो जो बुद्धिज़्म का फिज़ियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो कभी टेररिज़्म नहीं बनेगा वो। सिर्फ़ म्यांमार के अंदर ये चूड़ा आया था, कोई बुद्धिस्ट का चवल, जिसने मुसलमान बर्मा में मारे। इसके अलावा आपने और कहीं नहीं देखी होगी इस चीज़ को। तो पॉइंट ये है, मिलिटेंसी तो हर जगह हो सकती है। या तो आप एक स्पिरिचुअल ब्रांड बताते हैं कि भई मैं तो निर्वाणा और द हायर पर्पस आई एम गोइंग टू टेक एलिवेट ह्यूमन बीइंग। इस ब्रांड में कहीं अपने आप को मारूफ कराते हो। तो आपका सूफीज़्म जो खड़ा है, वो इसी की डिपिक्शन है असल में। तो जो तसव्वुफ का डिपिक्शन है ना, वही हवाई बातें हैं। A lot of the spiritual Sufism of Ibn Arabi and Junaid Baghdadi and you know Shah Waliullah क्या कहते हैं इसको Abdul Qadir Jilani and all these concept of peer is actually imported from a lot of Hinduism and Taoism. तो ये भी आपका नहीं चला इतना दुनिया के अंदर, सिवाय रूमी के कोई नहीं जानता कुछ दुनिया। रूमी ने एक अपनी जगह बनाई है वेस्ट और ईस्ट के अंदर। आवाज आ रही है? कैन यू ऑल हियर मी प्रॉपर्ली? आवाज आ रहा है? एम आई ऑडिबल? और दूसरा एलिमेंट जो है वो आपका अगर एक्टिविज्म का होता, तो वही वो आपका है, और मगर वो ब्रांड बहुत गलत हो गया है। मतलब एक इंसानी हकूक की लड़ाई जो है ना, वो इंसानी हकूक को पामाल करने की ब्रांडिंग दिखाई जाती है। इंटॉलरेंट जिथे भी होएगा, बम बाँध के फट जाएगा। और ये तो ठीक है, नेगेटिव एंटी नैरेटिव जितना भी बने, हमें अपने बहुत से पर्सपेक्टिव पे काम करना चाहिए एकेडेमिकली एंड ऑल दैट। अच्छा, तीसरी बात यहाँ पर ये है कि हम कहते हैं कि इस्लाम के अंदर जो है ना सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है सिचुएशंस को देख के। किसी वक़्त पे हम सॉफ्ट एंड दिखा सकते हैं, किसी जगह पे हार्श एंड दिखाना होता है, किसी जगह पे कैपिटल एंड दिखाना होता है, कैपिटलिस्टिक पनिशमेंट्स का, किसी जगह पे एकेडेमिक एंड दिखाना पड़ता है, सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। आप वन लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, मक्खी मदनी दौर हो गया भई एंड दैट्स इट। उसपे भी मैं आऊँगा कि सीरत के पर्सपेक्टिव में क्या गलतियाँ की हैं लोगों ने। अच्छी ब्रांडिंग थी जल्ब उन नफ़ा, ये बहुत अच्छी इतनी पावरफुल लफ्ज़ है ना ये जो सलफ़ स्कॉलर्स ने यूज़ किए हैं, जल्ब उन नफ़ा और दफ़्उ ज़रर। ये इतना कोई पावरफुल मैसेज है ना ये। कि इस्लाम आया है मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट्स एंड मिनिमाइजिंग द लॉसेस। दिस इज सो कूल। तो अगर ये ब्रांडिंग होती ना, व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम इज ऑल बेनिफिट्स एंड नो लॉस। आइडियोलॉजी ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्लैनेटेरियन ह्यूमन बेनिफिट्स,
Planetarian benefits, human benefits, resource benefits, any benefit oriented with any living being or non-living being, इस्लाम वहाँ पॉजिटिव मैसेज के साथ खड़ा होगा अभी, एक्चुअलाइज़ करा रहा होगा उसको। और जहाँ नुकसान होगा, वहाँ इस्लाम खड़ा होगा अपने उस नुकसान को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो लोग आपसे सवाल करेंगे इस ब्रांडिंग के ऊपर, इस पंच लाइन के ऊपर, यार आप हाथ क्यों काटते हो चोरी पे, गर्दन क्यों काटते हो, औरतों को पर्दे क्यों कराते हो, फ्रॉस्ट बाइट अगर किसी को हो सकता है सर्दी में, तो क्या वहाँ भी टखने नंगे करेगा वो? दाढ़ी ही क्यों? ठीक है? और जो है वो औरतें गाड़ी क्यों नहीं चला सकती हैं? वो और आपके अंदर से मसले उठाए। आप हमेशा उसको आगे से बोलेंगे, देखें पहली बात ये है कि अब जैसे मैं हूँ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ समझ आती पई है? समझ आ रहा है? अभी तक जो बात हो रही है? या ਉੱਤੇ ही ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, सर ਦੇ ਉੱਤੋਂ ही ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? मैं हूँ ना मैं, मेरे में हज़ार बुराइयाँ हैं और अलल ऐलान मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल मैं तो अभी झगड़ा आज सुबह झगड़ा करके आया हूँ मैं किसी से। मतलब आपको क्या लग रहा है मतलब शेख आदम कोई शरीफ आदमी है? ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई पंगा लेगा तो पंगा नहीं लेगा। भाई मैं तो मतलब ऊपर से मर्द तो होता ही हाई टेंशन वायर है, वो मर्द ही क्या जो गरम ना हो। पॉइंट ये है कि एक ज़माने में मैं जब चीखता भी था या मैं बात भी करता था या मैं अपने नैरेटिव को एस्टेब्लिश कराने था, रेपुटेशन ही इतनी थर्ड क्लास रेपुटेशन थी कि ज़िल्लत ही ज़िल्लत। अब सारी ज़िंदगी जब मैंने ये समझा ना कि यार मैंने क्या समझा अपनी ज़िंदगी देखिए मैं इस्लाम को समझता हूँ अपने माइंड से और वही माइंड में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आप नहीं एग्री करते तो उसी चुप के मार दो उन्हें मैनू को फ़र्क नहीं पैंदा। मैं ये समझता हूँ कि सुन्नी उसकी जाति है जो तगड़ा हो। इससे आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। मैं बोलता जाऊँगा आप येस और नो कर दें। कि शेख साहब हम बिल्कुल आपकी ना प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आपको मानते ही नहीं है यहाँ पे। मैं ये मानता हूँ जो तगड़ा होगा उसकी सुनी जाती है भाई, उसकी डेफ़िनिटली सुनी जाती है। तगड़ा वो हर लिहाज़ से स्पेशली फाइनेंशियली तगड़ा होगा उसकी बहुत सुनी जाएगी। मतलब वो फाइनेंशियल तगड़ा है, एक आदमी स्पिरिचुअली तगड़ा है, कैरेक्टर के अंदर बहुत अच्छा है। मेरी नज़र में उसकी घंटा की इस माशरे में कोई टके की औकात नहीं है उसकी। भाई मैंने गुज़ारा ना वो वक़्त, भाई मेरा बाप भी पैसे वाला, मेरे भाई भी पैसे मेरा ख़ानदान तगड़ा ख़ मेरा ससुराल पैसे वाला, 9 सालें हैं, 8-900 एकड़ ज़मीन है, अरबों-खरबों पति हैं, एक पॉलिटिकल एमिने पीपल ज़रदारी का राइट हैंड है मेरा एक साला। ठीक है? और यहाँ पे भट्ट साहब एजेंसियाँ ही एजेंसियाँ, छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा, से छोटा इंग्लैंड से पढ़ा, पैसा नोट खुला। इनके बीच में भाई जब इन्हीं का आदमी ने 5-7 साल में मैंने वो ज़िंदगी अपना के देखी कि भाई मैं कम खाऊँगा, कम पीऊँगा, कम कंज़्यूम करूँगा, वाइफ़ भी मेरी जो है वो कोई ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं इतनी वो पहनेगी। तो मतलब जैसे मैं जे डॉट का एक कपड़ा ना 2-3 जोड़े लेता था, 6-8 महीने में दूसरा जोड़ा ही नहीं लेता था मैं। जे डॉट के वो कपड़े होते थे, व्हाइट शलवार और ऊपर कमीज़, गुज़ारा कर लिया उसमें, चप्पल की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? पहन ली यार हमने इससे क्या अल्लाह अल्लाह ताला ना मैंने इस आयत पे अमल किया ना, इन्ना अल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम अल्लाह ताला शक्ल नहीं देखता, वलाकिन अल्लाह यंज़ुरु इला कुलूबिकुम अल्लाह दिल देखता है। तो मैं समझता था कि लोग भी दिल देखते होंगे। अल्लाह तो दिल देख लेता है। अल्लाह के आगे तो कपड़े हों, कपड़े ना हों, अल्लाह ने तो इंसान को तख्लीक किया, उसके आगे कपड़े नहीं होना कपड़े आखिरत में भी तो इंसान बगैर कपड़ों के उठाया जाएगा। अल्लाह का मसला नहीं हैगा। जिस दुनिया में हमें भेजा गया है, उस दुनिया में जो रेज़िलियंस और ताकत और जान मारनी है ना ईमान ने, वो यही तगड़ा है ना कि भई मैं तो कहता हूँ मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की है यार मैं एडजस्ट हो जाऊँ किसी तरीके से। मेरी शराफ़त को मैं मतलब आज आप लोगों के सामने क्या अपने गुनाह खोलें। अब बॉटल अ डे पीने वाला आदमी था यार एक ज़माने में। कंधों पे आने वाला आदमी था आतिफ़ भट्ट। इतने नशे में डूबे हुए हमने तो शराफ़त अपनाई, सब कुछ छोड़ दिया, अल्लाह की तरफ आए, तमीज़ से ज़िंदगी गुज़ारनी कोशिश की। लोगों ने तो हमारी मतलब बैंड ही बजा दी आगे से। अब हमने कहा ठीक है भई अल्लाह की राह में नबी को भी पत्थर पड़े हैं, हम थोड़ा-सा एक आध चमाट खा लेंगे, ज़लील हो जाएँगे, कौन-सी बड़ी बात। जब मैंने दीनदार तबकों के अंदर ये कुतपना देखा ना, कि मामा दीनदार लोग भी जो है ना वो एक मतलब एक शरीफ शराफ़त से इल्म पढ़ रहा है एक इंसान, एक अच्छे ख़ानदान का, एक बड़ी फ़ैमिली का बच्चा है और वो इंसान बन गया और सर झुका के बैठा है। मेरी जब दीन वालों ने मारी ना आगे से, मैं ना उस वक़्त मैंने तुम्हारी भाभी को कहा, मैं कहा यार मैं कहा ये तो बड़ी कुत्ती दुनिया है यार। मतलब हम जो है अभी मतलब आप सुन रहे हैं सारे? समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ आ रहा? मतलब ये वाली ज़िंदगी मैं छोड़ चुका हूँ यार। ये वाली ज़िंदगी मैं छोड़ के आया था इस्लाम की तरफ। ये ग्लॉक G19 जो है ना, ये मैं छोड़ के शराफ़त की ज़िंदगी अपना के आया ना इस्लाम की तरफ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मतलब मैं सब कुछ छाड़ के आया इस तरफ मतलब अजीब बात है, उनको समझ ही नहीं आई बात की। तो मैं एक दिन तुम्हारी भाभी के पास आया, मैंने कहा, "यार ये किस तरह के लोग हैं?" तो बड़ा हमने यार कोशिश की। अब मेरी हाँ में हाँ मिलानी, देखिए हम आपसे ना सब हवाई बातें नहीं करेंगे आपसे, प्रैक्टिकल बात करेंगे आपसे। आप इस बात को मानते हैं, जो हल्का है, जो माड़ा है, जो फाइनेंशियली कमज़ोर है, जिसके पास सिर्फ़ ज्ञान है, विज़डम है, उसकी टके की औकात नहीं होगी। चाहे जितना हिजाब कर ले, जितनी दाढ़ी रख ले, मैं तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता इसको। आपको लगता है आप कर लें मज़े, मैं तो समझता हूँ इनको दीन भी चाहिए ना। अच्छा यार तुम लोग सारे एक बार मुझे मेरे साथ हाँ में हाँ मिला दो, मैं तुम्हें ऐसा आज लेक्चर दूँगा, तुम लोग मतलब हमें सरों में बिठा लोगे। शेख आतिफ के पास पढ़ने आए हो यार तुम, कुछ जेन्युइन जेन्युइन तोप बैठी हुई है सामने। तुम लोग सारे मेरी 32 बंदे यहाँ बोले शेख साहब, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हो बिल्कुल 100% ठीक है। मैं कराची की एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के पास मेरा लेक्चर रखवाया गया। मैं नाम लूँ ना, जंगल में आग लग जाए। इन्होंने मुझे अब ये बर्गर लैब नहीं है, बर्गर लैब का नाम सुना है? ये देखो ना, आप ये कह रहे हैं ना हिजाब में इंग्लिश बोले, क्यों भई? एक औरत अगर हिजाब में दीन पढ़ा रही है, इंग्लिश क्यों चाहिए? बढ़ जाए इंग्लिश। उस औरत का सच्चा मैसेज क्यों नहीं लोगों को पसंद? बेटा तू छोड़ दे, तू हमें बाप मान ले, तुम लोगों को इस बात का शुक्र होना चाहिए। शेख साहब खड़े में आ गए यार, माशरे में जंग की तरह खड़े में हैं, नहीं बिके। कल को अगर मुझे तबलीगी जमात एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, शेख साहब तो खड़े हैं ना, मेरी मेरी एडवोकेसी में शेख साहब तो खड़े में हैं। जो मैं मानता हूँ वो शेख साहब तो कर रहे हैं दुनिया के अंदर। एक थर्ड जानरे बनवा रहे हैं, उसको छोड़ दे तू पुत्र, हिजाब में इंग्लिश चाहिए, मैं तुझे एक्सेप्ट कर लूँगा, तेनू इंग्लिश आती नहीं आती। आप मुझे एक बात बताएँ कि बर्गर लैब का नाम सुना है आपने? पाकिस्तान में कितना बड़ा ब्रांड है? कितना बड़ा ब्रांड है? इसकी ओनर जो है ना, तला ता तला ता ताबेग जो है, बढ़िया अपना एक ज़माने का। ज़माना जाहिलियत के अंदर से मेरा दोस्त है, ज़माना हिदायत के अंदर मेरी शायद इतनी नहीं बनती होगी। एरी बुड्डी की तरफों मैनू मैसेज आया कि आप जहाँ लेक्चर देने जा रहे हैं, वो कराची के 5 टॉप रिचेस्ट एलीट्स में से एक है। मुझे किसी किसी के घर में फौतगी हो गई और वहाँ पर जो है ना लेक्चर देना था इंग्लिश में मौत पर, ठीक है? और तुहानू अब मुझे फ़ोन कॉल अभी आया, आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही? आवाज़ आंदी पई तुहानू? मुझे मैसेज आया जी, कराची के सबसे एलिटिस्ट तरीन रिचेस्ट बिलियनियर्स, 5,000 करोड़ के कोई मालिक हैं वो। तो शेख आपने जाना है वहाँ पे, तो आप ज़रा देखिएगा ज़रा, इंग्लिश में उनको लेक्चर चाहिए, तो मैं कहा मौत दे होते हैं कि वैसे ही सुना देंगे, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। अब मैं तो लेक्चर, मेरे तो ऑटो है, मैं तो प्रिपेयर ही नहीं करता। जो इल्म पढ़ा हुआ है, जो सीखा हुआ है, जो हिफ़्ज़ किया, वो कहीं भी निकाल देंगे। मतलब मुझे क्या इश्यू है इसमें बात करने के ऊपर, ठीक है? कि वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरूना मिनहुम साअतन व ला यस्तक़दिमून। है ना? एक एक हदीस ये पढ़ दे आदमी कहीं जाके कि अक्सर ज़िक्र हाज़िमुल लज़्ज़ात, कसरत से ज़िक्र किया करो जो लज़्ज़तों का डिस्ट्रॉयर है, तो मौत ही ना। एंड अल कब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरह, क़ाला क़ाला उस्मान, मौला उस्मान हानी। मतलब इस तरह से इंग्लिश मार के थोड़ा नुमान अली खान टच देके कौन-सी बड़ी बात है, बच्चों वाला काम है। मुझे ना आगे से आया एक, अच्छा एक फ़ोन और आ गया मुझे, 2 फ़ोन और आ गए मुझे। शेख साहब आप जहाँ जा रहे हैं ना, आप ये सीखिए बहुत बड़े लोग हैं। यार अल्लाह हिफ़ाज़त रखे, इतने बदतमीज़ आदमी को बुला लिया इन्होंने। तो दूसरी फ़ोन के बाद तीसरे फ़ोन के मैंने कहा अब मैं वहाँ लेक्चर नहीं देने जाऊँगा। अब वो करूँगा जो हमेशा करता हूँ। मैं भी सुबह भी यही किया मैंने। तो ट्रबल मेकर तो मैं पुराना हूँ। मैं गया वहाँ पे, मैंने टका के अंग्रेज़ी में लेक्चर दिया, बरा बिन आसिफ की हदीस सुना दी मुसनद अहमद की मैंने। अब घर उनका 100 करोड़ की गाड़ियाँ होंगी, कोई बड़ा कार, फलान-ढिमकान। मैं अपनी इंटेग्रिटी के साथ रहा वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने आते साथ ही मुझे कहा जी मैं ये हूँ, हाथ मिला के ना। बड़े पहुँचे हुए लोग थे। 2 साल मैंने उनके घर में जब तक तफ़सीर पढ़ाई वहाँ पर मैंने, और उनके थ्रू मुझे और बड़े कॉन्टैक्ट्स भी मिले। लेकिन मैंने वो जूता नहीं काटा उनका, बेका नहीं, भीख नहीं माँगी, झुका नहीं उनके आगे। एक और बहुत बड़े कुरंगी का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है कराची का, उसने बुलाया। अब उसने 5 एलएक्स 570 रखी हुई, 10-10 करोड़ की, ठीक है? तो अब बुलाया मुझे उसने, बुला के एक इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हुआ, एक ब्रिगेडियर बैठा, कुछ बैठा हुआ, और मुझसे स्टार्टिंग जुमले में बोला, "कादियानी से क्या इश्यू है आपको?" वो भी मुझे अपने घर में तफसील देने थे। तो हुज़ैफ़ा मेरे बराबर में बैठा था, मैंने कहा, "अच्छा ठीक है।" मैं फिर ना पैर पे पैर रखे वहाँ गुफ्तगू की। नहीं दिया उन्होंने मुझे। जिधर भी आप इनके नज़दीक मौलवी का माइंडसेट ऐसा है कि वो ज़कात माँगता हो, भीख माँगता हो, इमामा पहना हुआ हो, लेट जाए ताजिरों के आगे। अब वो इतना गंदा अंडा गेम में आ गया, किसी के बाप को नहीं हज़म होगा। लेकिन आज माशाल्लाह मुल्क की टॉप से टॉप ब्रास से, जर्नैलों से लेके यहाँ तक, दुनिया मानती है ना।
तो भाई कैसे मनवाया? सिर्फ टेक्स्ट थोड़ी है। आप मुझे एक बात बताएँ, एक हदीस जो कोई आलिम पढ़ सकता है, वही हदीस मैं पढ़ सकता हूँ। उसके लेक्चर में मेरे लेक्चर में क्या फ़र्क है? वही मंजन उसके पास है, वही माल मेरे पास है, वही कंटेंट बुखारी, मुस्लिम, नसाई का उनके पास भी है, मेरे पास भी है। तो मैं ऐसा कौन-सा तड़का लगा दूँगा भैया, जो सारे बैठे हुए हैं इधर पढ़ने के लिए इल्म, जबकि बड़े-बड़े मशाइख बैठे हुए हैं। ब्रांड, ब्रांड एस्टेब्लिश किया ना भैया, कि नहीं भाई यहाँ जाके पढ़ना है, क्यों? एक बिलीफ है ना लोगों को, एक बिलीफ एस्टेब्लिश करा है। भाई शेख साहब की एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री है, एक तारीख है, एक आउटलुक बनाया हुआ है, एक टीम खड़ी की है, पढ़े-लिखे एमबीए, ऑक्सफोर्ड पता नहीं कहाँ-कहाँ से एलएसी और कहाँ-कहाँ के इलाकों के लड़के मेरे इदारे में जॉब करते हैं। मतलब एक ब्रांड एस्टेब्लिश्ड है ना भई कि मैंने यहाँ से पढ़ना है। तो इस बात को सब एग्री करते नहीं करते भैया। हमर भेजी एक आदमी ने मुझे डिफेंस के लिए मैं कराची में था, हमर भेजी उसने। शेख साहब को हम बहुत पसंद करते हैं। हमर गाड़ी नहीं थी, हमर भेज दी उसने। तो गया मैं चौड़े में उधर जाके कि मतलब तू हमर भेज के तैनू की लगदा खरीद लेगा मैनू? तो हम खुद V8 में घूमने वाले हैं, तू हमें क्या मतलब क्या V8 भेज रहा है बैठ के? तो मैं आई अंडरस्टूड कि भाई पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू इफ यू आर नॉट स्ट्रांग, विल नॉट लिसन टू यू इफ यू आर नॉट स्ट्रांग, विल नॉट रिस्पेक्ट यू इफ यू आर नॉट स्ट्रांग। वो रिस्पेक्ट जो आपको देना चाह रहे हैं ना वो गुलामी की रिस्पेक्ट है। जब तक आप उनकी दाढ़ के नीचे हैं, आप उनके जूते के नीचे हैं, आप उनके पैर के नीचे हैं, तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। जैसे आप अपना इंडिपेंडेंट स्टेट और स्टेक दिखाएँगे, वहीं टके की इज़्ज़त नहीं मिलेगी आपको। तो इज़्ज़त का जो पैकेज है ना इस दुनिया में, वो बूट पॉलिश है, चेरी ब्लॉसम जो खान साहब भी कहते थे। आप वो छोड़ेंगे, तो आपको कोई बड़ी मछली सिस्टम में नहीं सुनेगी। इल्ला माशाअल्लाह कि आप सिस्टम में अपने आप को एक शार्क एस्टैब्लिश करा दें, कि भई मैं भी एक कार्निवोरस हूँ और टच नहीं करना भाईजान। वहाँ तक जाने की पोज़ीशन के अंदर आपको डेटरेंस क्रिएट करनी होती है। उस डेटरेंस में कभी-कभी दुनिया को इस्तेमाल करना होता है, कभी नेटवर्क दिखाना होता है, कभी प्रोडक्टिविटी दिखानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों में से किसी ने सोचा आज तक कि मैंने तला हाथ के अलावा किसी के साथ पॉडकास्ट नहीं किया? व्हाई? व्हाई डिड आई चूज़ तला हाथ फॉर अ पॉडकास्ट? मैंने आपको पहले भी बताया था। इट इज़ बिकॉज़ इट इज़ बिकॉज़ बिकॉज़ यू न्यू हिम एंड आई डू नॉट नो अदर पीपल इन द मीडिया। मतलब मुझे पॉडकास्टिंग कम्युनिटी ने अप्रोच नहीं किया होगा, आप ये कह रहे हैं? तलात इज़ द मोस्ट ग्रेसफुल 4 प्रेज़िडेंट किए हैं उसने, 4 प्राइम मिनिस्टर किए हैं और मतलब हेवी बंदा है। अभी जॉर्ज गैलोवे ने उसको लेक्चर दे दिया, जमाइमा ने लेक्चर दे दिया उसको, इंटरव्यू दे दिया है। सीआईए के हेड का उसने इंटरव्यू किया, एशिया के मेटा के हेड का उसने तो मैंने बड़ा हेवी आदमी चूज़ किया ना मैंने और उसके साथ दोस्ती ताल्लुकात तो वैसे ही थे। तो मार्केट में इंप्रेशन यही है ना कि भाई शेख साहब नादिर अली के पॉडकास्ट में नहीं जाएँगे, भाई कुछ भी हो जाए। नहीं भाई मैं क्यों जाऊँ उसके पास? सर आपका एक ब्रांड है, आप किसी से कोलैब नहीं करना चाहते, कभी बिल्कुल। अभी इरफान जुनेजो ने अ, बड़ा अच्छा मैसेज भेजा मुझे तला के थ्रू ही। बहुत रिस्पेक्टफुल मैसेज है, मैं भी उसका रिस्पेक्टफुल मैसेज हूँ। उसने मेरा इंस्टाग्राम लाइक किया, मैंने उसका कर दिया थोड़ा-सा, कोई मसला नहीं। जुनेजो की मार्केट में बहुत इज़्ज़त है। जुनेजो डकी भाई की तरह नहीं है, छिछोरा, रजब भट्ट की तरह नहीं है, माँ सफदर लोगों की तरह नहीं है, और लोगों की तरह नहीं है। जुनेजो मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली ग्रेस लगता है। तो मैंने तो मैं एक कंसोर्शियम खड़ा करना चाहता हूँ कि भई सिस्टम में खानदानी लोग बैठे हुए हैं, जो अगर कहीं किसी भी फील्ड में तो खानदानीपन से बैठे हुए हैं। तो ये हिसाब-किताब होता है। अब आप मुझे तो जो है ना खुले लाइन में फेंक दें, मैं तो टॉपिक ही नहीं हूँ। बात ये था भाई पूरी 200 से करीब कंट्रीज़ में क्या हम ये साबित कर सके हैं अभी तक एज़ अ पाकिस्तानी, उम्मत तो छोड़ दें, कि यार हमें मारोगे ना तुम्हारा गुज़ारा नहीं होगा। ये क्या हम एस्टेब्लिश करा सके आज? मुस्लिम नेशन ये एस्टेब्लिश करा सकी है कि अगर हम बॉयकॉट करेंगे ना तो तुम्हारी माँ मर जाएगी, ठीक है? बात तो ये होती कि प्रोडक्ट हमारा होता और बॉयकॉट हमको करना पड़ता, तब हम अपर एंड पे है ना। हम अपर एंड पे होते अगर हमारा बॉयकॉट करना पड़ता उनको, हमारी प्रोडक्ट लाइन होती। यार मुझे तो पता ही नहीं था ये फ़लस्तीन, इज़राइल के मामले में तो पता ही नहीं था मम्मा इतना ब्रांड है इज़राइल का। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, मैं कहा यार ये तो क्या डेवलपमेंट है इन लोगों की यार। मुझे वल्लाही नहीं पता था कि लॉरियल भी इनका है। ऐसे-ऐसे मैंने ब्रांड्स देखे हो तो हम नॉर्मल खरीदते हैं, मॉल्स में जाके। मतलब मुझे नहीं पता था, मैं तो समझता पेप्सी, कोक सिर्फ़ इनकी होगी। मुझे क्या पता था ये तो इतने जिन के बच्चे हैं 70-70 100-100 कंपनियाँ चला के बैठे हुए हैं ये आगे से। तो कितनी ज़रूरत है ये दुनिया की। इज़राइल आज छोटा-सा, इतना-सा छोटा-सा क्या मैं लड़कियाँ बैठी हुई हैं, मैं इनके बारे में क्या बात बोलूँ। इतना-सा है,
मगर पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी थी। गवर्नमेंट्स पावर्स उसके साथ खड़ी। तो या तो आप अपने आप को कमाऊ पुत्र बन जाते, तो दुनिया आपको कहती भैया जो भी हो ना, पाकिस्तान पे हाथ नहीं डालना या इनके मुल्कों में हाथ नहीं डालना, इनसे हमारी बहुत हो हालाँकि तेल भी आपसे ले रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि या तो आप पॉलिटिकल माइट इतनी बड़ी मिलिट्री माइट बन जाए जैसे अमेरिका के, जिसको चाहेगा तहस-नहस कर देगा। या तो आप इतना बड़ा कुछ बना लेते कि भई आपके ऊपर हाथ ही नहीं डाल सकते। ये एक एटम बम, एक शुक्रिया है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जो बचे हुए हैं। लेकिन ये वाहिद कंट्री है जो बम बना के गरीब हो गई। तो तीसरा ये है कि भई या तो फिर आपके पास रक़बा इतना बड़ा होता कि आपके पा आप इंसानियत को कोई तो आपकी ऐसी परफ़ॉर्मेंस होती ना वजह के लोग कहते हैं यार ये गलत भी है ना, तो भी इसको गलत मत करो। तो इस थॉट फ्रेम से काम ही नहीं किया गया भाई कि या तो हम पॉलिटिकली मिलिट्री भी हार चुके हैं, पॉलिटिकली भी हार चुके हैं, आइडियोलॉजिकली भी पिट गए हैं, स्पिरिचुअली भी ब्रांड नहीं है और एंड में जाके कोई प्रोडक्टिव ब्रांड भी नहीं है। जापान में उन्होंने बम मारा, उन्होंने उसके बाद तोशिबा, होंडा, सुजुकी, फिलिप्स, पैनासोनिक उन्होंने वाट मार के रख दी दुनिया की उन्होंने। तो हम ये कह रहे हैं कि इस्लाम का भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भई आई एम नॉट एंटी लाइफ, आई एम नॉट एंटी सोशल, आई एम नॉट एंटी स्टेट एंड आई एम नॉट एंटी फ्रीडम, बल्कि आई एम ऑल अबाउट स्टेट। I support the state. I support humanity. I stand and advocate women's right, child abuse, climate change. You would find me in the first row, Habibi. You'll always find me fighting the case of the weaker ones. You'll always find me fighting for the cause of the broken out there. इजाजत दें एक दलील दूं? शेख अब करने वाला काम क्या जो करना है? अब तू इल्म तो पढ़ना, यही सबसे बड़ा काम है। तो फॉरेन एक्शन भी आ जाता है, करने वाला काम क्या? इतना बड़ा मसला जो है तुझे लगता है 2 मिनट में अच्छा ये अवैस का मतलब ठीक है। एज क्या है? अवैस भाई एज क्या है आपकी? तो भाई क्या तो बच्चा अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। फरमान फरमान वो आयत लेके आ कल्ला ला युखज़िक अल्लाहु अबदा। बिनते मोहम्मद तू लेके आ जा, बुखारी की रिवायत है। वो रिवायत का हिस्सा लेके आओ जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर लगा ना कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है, पहली वही के बाद। तो आपने सबसे पहला अपना वल्नरेबल एंड अपनी वाइफ को बताया कि भई आई फील आई एम थ्रेटेन्ड। तो वाइफ का ट्रस्ट कितना था आपके अंदर वो जुमलों में देख लें कि वाइफ कितना मानती थी आप। यहीं से पता चल जाता है ना कि अंदर के लोग कितना मानते हैं। तो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 4 अल्फाज़ कहते हैं और एक तो हस्बैंड को कहने वाले अल्फाज़ भी पावरफुल थे। कल्ला ला युख़ज़िक अल्लाहु अबदा। अल्लाह आप जैसे शख्स को रुसवा नहीं कर सकता। मेरा बिलीफ है इसके ऊपर। आई बिलीव इट फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। नंबर 1 उधर बोला आपने आप कमज़ोरों का की हेल्प करते हैं, ठीक है? सोसाइटी के नेग्लेक्टेड का बोझ उठाते हैं, मेहमान की ज़ियाफ़त करते हैं, योर एथिकल वैल्यूज़ आर सो स्ट्रांग और हक की नियाबत करते हैं जिस मैदान में भी खड़ा हो। ये ब्रांडिंग है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। सादिक अमीन की ब्रांडिंग चल रही है। ये 4 लफ्ज़ों की ब्रांडिंग अम्मा खदीजा ने बताई। इससे पता चल रहा है ना रजा बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखल अला खतीजत बिन्त खुवैलिद फ़क़ाल ज़मिलूनी ज़मिलूनी और आपने फरमाया लक़द खशयतु अला नफ़्सी मुझे अपने नफ्स पे खौफ है। फ़क़ाल खदीजत कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िक अल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहम आप रिश्तों को जोड़ने वाले, व तहमिलुल कल और आप लोगों का बोझ उठाने वाले, व तक्सिबुल मादूम और आप कमा के उन लोगों को उनके घरों को पूरा करने वाले हैं जो हाथों से नहीं कमा सकते। व तुक़रियु ज़ीफ़ आप जो है ये की कहते हैं नु आप ये मेहमान की जो है वो मेहमान नवाज़ी करने वाले व तईनु अला नवाइबिल हक़ और आप हक़ की हमेशा वहाँ नियाबत करके रिप्रेज़ेंटेशन कर रहे होते हैं और मावनत कर रहे होते हैं हक़ की। दिस इज़ द ब्रांड ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है? दिस इज़ द ब्रांड ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उम्मे बरीरा तेरा भी जड़ा ना तेरा सुन के बड़ा दुःख होया तेरा मसला। अल्लाह तेनू भी इसका भी अल्लाह ताला मसले सही कराए इसके। ठीक है? ये ब्रांड है आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा वो वाली रिवायत मिल सकती है कि जब अबू सुफियान से हरकुल ने रोमन पैलेस में पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि भाई क्या है आपका दुश्मन है ना वो, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं ब्रांडिंग क्या हुई थी? कि भाई कोई पीछे से बाप-दादों की लेगेसी चेज़ नहीं कर रहा, पीछे से कोई बादशाह नहीं है, गरीब लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, ही इज़ एन एडवोकेसी ऑफ द वीकर वन मतलब वो रोम रोम में भी बात चली गई आपकी। तो ब्रांड जो है ना उस पर पोज़ीशनिंग पे आपकी रिकॉग्निशन पे काम ही नहीं किया हुआ। तो एक जगह ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है जल्बुन नफ़ा दफ़्उ ज़रर आपने जब इस्लाम पर काम करना है, आप बेनिफिट्स दिखा दें प्लीज़। बहुत बड़ी खिदमत होगी इस्लाम की। आप ताजिर हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप भाई हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी भी काफ़िर से मिल रहे हैं। व्हेरेवर यू गो, आई एज़ अ स्मॉल लीडर टेलिंग यू, शो देम द साइड ये तो बहुत लंबी रिवायत है अफ़ान। शो देम द साइड दैट टेल्स देम वाओ! वाओ! जस्ट वाओ!
और आज के लेक्चर को मैं इस पर ही खत्म करूँगा और आगे जाने के लिए जो मेरी दूसरी ब्रांडिंग है, उस पे जाने से पहले मैं एक और साइट दिखा दूँ? फरमान, ये 5 लफ्ज़ लिख के भेजो, हिफ्ज़ुद्दीन, हिफ्ज़ुन नफ्स, हिफ्ज़ुल माल, हिफ्ज़ुल अक़ल, हिफ्ज़ुन नस्ब। ये 5 लफ्ज़ ज़रा भेजो। अच्छा, इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं, कभी-कभी आपको ये भी प्रूव करना पड़ता है घर के अंदर, अगर तुम सारे मेरे खिलाफ हो जाओ, मैं फिर भी सर्वाइव करके दिखा दूँगा। एक रोब एस्टेब्लिश करने के अंदर कि कोई टच नहीं करे आपको आने वाले वक़्तों में। इस पर कितना लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं कि इसमें कितना लोग बिलीव करते हैं कि कभी-कभी दिखाना पड़ता है लोगों को दिखाना पड़ता है लोगों को कि मैं आप लोगों के बगैर सर्वाइव कर सकता हूँ, आप मेरा बॉयकॉट कर दें, मुझे अकेला कर दें, मुझे कॉर्नर कर दें। अ, मतलब एक अल्टीमेट रोब, रिस्पेक्ट, खौफ, ये भरम कैसे एस्टेब्लिश होता है कि बिल्कुल एग्री, मैं 2 दफ़ा घर छोड़ के भी भाग चुका हूँ। लेकिन घर छोड़ के भागने के बाद तू घर वापस आया, ज़लील होके घर वापस आया था या सर उठा के घर वापस आया था? घर छोड़ के गया था तो इज़्ज़त से घर वापस आया था या ज़लील होके घर वापस आया था? उम्र कितनी है तुम्हारी? ये जो घर छोड़ के भागने वाली इसने बात की है। 26 साल। बीवी के साथ भागे थे, अकेले भागे थे? तो भागा क्यों था मैदान छोड़ के? अगर एक दफ़ा वापस आया था उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ ना तेरे साथ? पहली दफ़ा जब इज़्ज़त से लेके आया तो उसके कितने दिनों के बाद फिर वही एटीट्यूड था उनका तेरे साथ? शायद 15 दिन तक। यानी 15 दिन तक तेरी इज़्ज़त रही। अब दूसरी बार तू भागा था तो उन्होंने उससे भी कम दिया होगा तुझे क्योंकि वो यूज़्ड टू हो गया ना तेरे भागने को। तेरे भागने का रोग खत्म हो गया या नहीं हो गया? जब तू पहली दफ़ा भागा तो तेरे भागने का रोब और तेरी भागने की धमकी की वैल्यू कम हो गई ना? हाँ या ना? अब पुत्र जवाब दे थे, नहीं से। यानी अगर तू भागा तो उस भागने से भ्रम एस्टेब्लिश्ड हो गया ये वाला कि नहीं मैं भाग सकता हूँ। दूसरी दफ़ा घरवाले समझ गए थे। नहीं भागना क्यों पड़ा तुझे अपनी बात मनवाने के लिए? उन्हें भगाता तू सबको। अगर तू मैदान में बैठा हुआ है अगर तू मैदान में बैठा हुआ है तो लोगों को भगवा ना, एक अच्छी स्ट्रैटेजी से, अच्छे माइंड से। मैं क्यों भागूँ? बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी हक़ की बात मानते हैं। चलो फेयर एनफ। ये बड़ा डिबेटेबल है, तेरे भागने की बात जो तूने की है। बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो पहला तो वो तगड़ा वाला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि कभी-कभी आपको अलोन सर्वाइव करना पड़ता है। अगर सारे मुल्क और सारे भाई और सारे कज़िन सब आप पे सैंक्शन लगा दें, जिसको आप मानते हैं सारे। सर समटाइम्स लीव करना पड़ता है। मैं भी भागा हूँ, मैंने भी छोड़ा घर। मैं तो शादी से पहले भी गया हूँ, शादी के बाद भी गया हूँ, लेकिन मैं अल्टीमेटली जब लास्ट टाइम गया था ना, फिर मैं वापस नहीं गया। मैंने कहा अब सपोर्ट नहीं लूँगा किसी की भी। मैं ये कह रहा हूँ कि बंदा आवाज़ लगाए तो वो फिर ऐसा मज़ाक ना हो। मतलब बंदा अगर मैं आज ये कहूँ ना, आज अगर मैं मतलब एक बंदा हर रोज़ बंदूक निकालता है। एक बंदा हर रोज़ बंदूक निकालता है और एक बंदा सिर्फ़ एक दफ़ा निकालता है। किसका रोब ज़्यादा होगा? एक बंदे का काम है रोज़ बार-बार हर गली कूचे के ऊपर हर कुत्ते-बिल्ले के सामने बंदूक निकाल लेता है अपनी। सबको पता नहीं होगा भाई ये चलाता थोड़ी है, दिखाने के लिए सिर्फ़। हमारे यहाँ हमारी दुनिया में एक उसूल है, अगर गन चेंबर हो गई है ना, तो इसका मतलब है वो फायर करने चेंबर तो फायर करने के लिए होती है ना। गन चेंबर करने के बाद आप पॉइंट कर रहे हैं और आप गोली नहीं चला रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? मतलब क्या है इसका? व्हाई आर यू चेंबरिंग द गन? व्हाई आर यू पुट कॉकिंग द गन? जवाब देना मुझे। यू डोंट कॉक अ गन, यू डोंट कॉक अ गन, यू डोंट चेंबर अ गन इन पब्लिक, इट्स द रूल ऑफ द जंगल। यू डोंट कॉक अ गन, हबीबी। A gun is not supposed to be cocked in front of the world. If you chamber it, if you have chambered the rifle, it has to fire now. सर बताएँ बाहर कैसे हैं? अच्छा, अच्छा अब ये एक बात हो गई। तो जो बंदा अ, अच्छा जो खामोश नहीं होता आपको लगता है कि वो मुल्क अपना हर मसले में अपना मुद्दा डालना, हर मसले में अपने 50 सेंट ऐड करना, हर मसले में अपनी चोंच मारने से इज़्ज़त बढ़ती है, कम होती है? अब एक आदमी है, वो हर बॉल पिक कर रहा है,
तो वो मुल्क और वो स्टेट जो हर मसले में टाँग अड़ा रहा है पूरी पॉलिटिकल दुनिया के अंदर, उसकी इज़्ज़त क्या होगी? रशिया हर मसले में बोलता है क्या? प्यूटन का भरम देख लें आप कितना रोब कितना है दुनिया में। स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे बात करेंगे दैट्स इट और अपना वीटो सुना देंगे, इससे ज़्यादा बा एक्सप्लेन एक्सप्लेन थोड़ी करते हैं। यू डोंट अच्छा बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करने वाले आदमी की इज़्ज़त होती है। मैंने आज झगड़ा किया है ना, खानदान में झगड़ा किया आज मैंने, बहुत हेवी झगड़ा किया है। मैं उसको जस्टिफाई क्यों करूँ? ये तो मुझे पहले ही सोचना चाहिए था, कभी मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। अब मैंने बोल दिया तो मैं जस्टिफाई क्यों करूँ? तो जो नेशन अपनी जस्टिफिकेशनें दे रही होती है, आपको लगता है उनकी इज़्ज़त होगी दुनिया के मुल्कों के अंदर? आपने स्टैंड ले लिया। अभी खान साहब ने अगर एब्सोल्यूटली नॉट बोला था, तो पूरी कौम को बैक करना चाहिए था, सिस्टम को बैक करना चाहिए था, घर में उसको सुना देते जो सुनानी है। उसको सैक करके आपने क्या शो कर दिया, कि भैया हम सारी ज़िंदगी सर नहीं उठा सकते, हम गुलाम हैं हम तो। हैरत की बात है भई। उसको बैक करते घर के एक आदमी ने लड़ाई ले लिया, तो उसे घर में लाके मारेंगे ना, सबके सामने थोड़ी उसको ज़लील किया जाता है। और उल्टा अगर घर के किसी बड़े ने ज़्यादती भी की है आपके साथ, तो उसको पूरी दुनिया में नशर थोड़ी किया जाता है। ऊपर का झगड़ा है, ऊपर सॉल्व किया जाता है। वो भी मैं अपनी घर की लड़ाई बच्चों में ले जाऊँ, अपने भाई के साथ, तो मेरे बच्चे भी आपस में लड़ेंगे ना। खान साहब भी बाजवा के साथ का पंगा पब्लिक में लेके चले गए। बच्चों का क्या काम है इसके अंदर? और देखने वाले बाहर से तमाशा देख रहे होते हैं। आप मुझे पता है मियाँ-बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं, तमाशा कौन देख रहा होता है? मियाँ-बीवी आपस में एक-दूसरे की इज़्ज़त उछाल रहे होते हैं, तमाशा लोग देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी 2 मुल्कों की लड़ाई कौन देखेगा? सद्दाम ने मुँह उठाया, कुवैत पे हमला कर दिया, ठीक है? वहाँ से ईरान ने फिर सद्दाम के साथ पंगे ले लिए, वहाँ से आपके मिस्र के अंदर अपनी तरीके चल गई, लेकिन कोई कोई सर-पैर ही नहीं है। तो पहली बात ये है कि मेरे कुछ बेसिक रूल्स हैं ज़िंदगी के अंदर जगह बनाने के लिए, ठीक है? अच्छा अगर एक नेशन आके ये कहे कि भाई मैं सबको कॉम्प्लीमेंट करने आया हूँ, मैं किसी से कम्पीट नहीं करने आया। लोग इसको वैसे भी नहीं मारेंगे। आप सबको बोलें भैया आप लोगों का आपसी झगड़ा है, मुझे थर्ड पार्टी ना बनाएँ कभी। आई विल प्ले अ न्यूट्रल रोल। हाँ, आपस में जुड़वाने का काम करना है तो आप हमें बताएँ, हम अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ ना, मेरा ब्रांड ही अपने खानदानों के अंदर ये है। अगर झगड़ा खत्म कराना है तो मुझे बुलवा लें। तीली लगानी है ना आग के ऊपर, वो मैं नहीं कर सकता। प्लीज़ डू नॉट इन्वॉल्व मी इन एनी डिस्प्यूट जहाँ आप लोग सेटलमेंट नहीं चाहते। सेटलमेंट करानी है, मुझे बुला लें, मैं हाज़िर हूँ। आपकी भी सुन लूँगा, आपकी भी सुनूँगा, न्यूट्रल स्टैंस दे दूँगा। क्लियर? तो मेरी नज़र में एक पॉज़िटिव इमेज एक पा लेकिन ये सब बातों के पीछे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? दमड़ी। यू नीड टू हैव मनी, यू नीड टू हैव फाइनेंसेस। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास दौलत होनी चाहिए, आपके पास कल्चर होना चाहिए, आपके पास हेरिटेज होना चाहिए, आपके पास नायाब चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपकी लीग ऑफ नेशंस में वैल्यू बनती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वैल्यू मनवाई थी इर्द-गिर्द और साथ में तलवार भी चल रही थी। क्या सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार चल रही थी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों पे राज कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? हाफ़िज़ अली कहता है, "नो मनी, नो रिस्पेक्ट।" जब नो मनी, नो रिस्पेक्ट था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पैसा भी नहीं था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिस्पेक्ट मनवाने अच्छा जब पैसा नहीं होता तो रिस्पेक्ट मनवाने के लिए क्या करना होता है? इसका ज़रा जवाब दे दें मुझे। जब पैसा नहीं होता, रिसोर्सेज़ नहीं होते, बंदे भी नहीं होते, ना ह्यूमन फिर क्या करना पड़ता है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पर ना शाह अबी तालिब के अंदर ना लकड़ियाँ और छाले खा रहे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इंटीग्रिटी दिखा रहे थे सबको, वैल्यूज़ दिखा रहे थे दुनिया को और सपोर्ट नहीं थे। तब आपको सैक्रिफाइस करना होता है। आप मुझे बता सकते हैं उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जितना भी ज़ुल्म चल रहा है, या हुआ है या हो रहा है, सैक्रिफाइस दी है उसने? क्या कौमों ने, नेशन ने सैक्रिफाइस दी फ़लस्तीन को बचाने के लिए? अपनी ग्राउंड स्टैंड फ़र्म की उन्होंने? नो। ये सब बिकाऊ हैं, इनकी फ़ौजें बिकाऊ हैं, इनके पॉलिटिशियंस बिकाऊ हैं। इन्होंने सजदे किए हैं, इन्होंने कंडेम किया फ़लस्तीनियों के स्टैंड्स को या कश्मीर के स्टैंड्स को। इन्होंने तो एंड में ये बोल दिया ज़रूरत ही क्या थी पंगा लेने की अमेरिका से? कोई स्टैंस नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई गैरत नहीं है, किसी ने कोई सैंक्शन से नहीं गुज़रा, किसी ने कोई यू नो नथिंग। कोई शाह अबी तालिब नहीं है ज़िंदगी में, कोई जिहाद नहीं है, कोई स्टेट ही कोई स्टैंस ही नहीं है मनवाने के लिए। कि भई हाँ, हम लड़ें, हम कटें, हम मरें अपनी बिलीफ सिस्टम में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो परसिक्यूशन बर्दाश्त की ना, कहाँ है उम्मत का स्टांस कहाँ है आज? परसिक्यूशन बर्दाश्त करने वाला, नहीं, सब इंडिविजुअलिज़्म का शिकार हैं। स्टेट लेवल पर कोई परसिक्यूशन बर्दाश्त करे ना।
तो बहरहाल आज का टॉपिक हम इसी पे इख्तिताम करते हैं। अगला हमारा हो जाए कि आपको अपनी ब्रांड अगर आप लड़ नहीं सकते ना, अपनी ब्रांडिंग पे काम करें। जब मसल बन जाए, जब ताकत बन जाए, तब बाज़ू भी दिखा ले आदमी। ना भी करना सीखे। सिस्टम में दोस्तियाँ बनाएँ लोगों से, ताल्लुकात अच्छे बनाएँ, मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएँ, जियोपॉलिटिकली अच्छा अपना परफ़ॉर्म करें। मैं देखता हूँ ना कैसे कोई आप पे अटैक कर सकता है। ये काम हमने किया नहीं और दूसरी बात ये अपने आप को एनरिच करें उन चीज़ों से जो अल्लाह ने हमें रिसोर्सेज़ दिए हैं। मैं तो उम्मत को सबसे पहले इसी अगर आप कहें ना वे आउट क्या? वे आउट है सबसे पहले भई अपनी औकात मनवाएँ। मेरा वन लाइनर है आज जल्ब नफ़ा दफ़्र ज़रर अपनी औकात मनवाएँ, फिर अपना फिलॉसफी मनवाएँ। फर्स्ट गेट रिच देन बिकम अ फिलॉसफर एंड देन बिकम अ सोशल वर्कर। इससे अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप बता सकते हैं। फर्स्ट बिकम रिच, देन बिकम अ फिलॉसफर, देन बिकम अ सोशल वर्कर। इसके बगैर बेटा अगर आप लोग कहेंगे कि तो मैं उसके लिए दुआ करूँगा यार अगर कोई मेरे से एग्री किए बगैर मेरे से अलहदा नज़रिया रख के कर रहा है, तो मैं उस शहज़ादे और शहज़ादी के लिए दुआ कर सकता हूँ। आई कैन प्रे फॉर देम। बहुत मार पड़ेगी वैसे। मार तो वैसे भी पड़ेगी, लेकिन हाउ टू बिकम रिच? You become rich by becoming rich, by fighting, by struggling, by earning money, by hard work, by all the work, by running like a wild bull here and there, earning money, high self-esteem, low odd jobs, हर काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, पोज़ीशन बनाने के लिए, सारे हर काम करना पड़ता है। तबाह करना पड़ता है अपनी सेल्फ-एस्टीम, लेकिन अल्लाह ताला फिर देता है एक दिन, अल्लाह देता है फिर अल्लाह जब देता है, फिर आप अपनी वो पुराना एटीट्यूड और पुराना मिज़ाज लाएँ, फिर लोग सुनेंगे बैठ के इसको देखता हूँ किसी का बाप नहीं है आपको सुने। मैं देखता हूँ ना कौन बात नहीं करेगा आपसे। ये जुमला आप मानते हैं कि इज़्ज़त कमाई जाती है, इज़्ज़त बनाने से आती है, कमाने से आती है, माँगने से नहीं मिलती। चीखने, चिल्लाने, रोने, व्हाइनिंग से जगह नहीं बना सकते आप। बहुत पागलों वाली मेहनत चाहिए आप मेंटल आदमी चाहिए ये काम करने मेंटल हो, मेंटल। मुझसे तो कोई पूछे मैं तो फ़ख्र से कहूँगा पागल लोग हैं भैया, दिमाग ही नहीं काम करता हमारा। मैं तो कोई मुझसे पूछता है और है भी मुझे तो कोई शर्म ही नहीं है इसको कहने में। आई हैव नो इश्यू इन सेइंग हमारा दिमाग ही नहीं है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट बच्चों ये बहुत मैटर करती है। गैरत बड़ी मैटर करती है ये चीज़। यार इन्होंने बा इसने गैरत बड़ी चीज़ है यार, एक आदमी को ज़लील कर दे कोई। मुझे एक इंसान ने कहा मेरी फैमिली में बंदा था, "तू घटिया आदमी है, तेरी कोई औकात नहीं है।" मैंने अब मुझे इतनी लगी गैरतमंद था ना मैं 10 साल के लिए चुप हो गया। अब वो बात ही नहीं कर रहा आदमी हमसे, हम बात करना चाह रहे हैं उससे और महफ़िल से भाग जाता है वो। बैठो ना, डर क्यों है? ज़लील तो तुमने ही किया, तुम भागते क्यों हर महफ़िल से? अभी हम बैठना ही चाहते हैं, वो बैठते ही नहीं है। मैंने अब पता क्या देखा, जब से रब ताला ने हाथ पकड़ा हुआ है, रब ताला ने मज़ीद अभी मतलब ये साल मेरे प्राइम चल रहा है माशाअल्लाह, अल्लाह हैज़ गिवन मी अ लॉट, अल्लाह हैज़ गिवन मी बॉयज़। इफ अल्लाह गिव्स मी डॉटर आई एम हैप्पी ऑन दैट। बेटे भी अल्लाह ने दिए हैं, पैसा तो आ ही रहा है माशाअल्लाह। नाम भी बड़ा, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब पता है क्या हो रहा है, अभी बैट ही नहीं रहे मेरा खेल ही वो बैटिंग ही नहीं कर रहा, वो बॉलिंग ही नहीं कर रहा। जब मेरी बैटिंग की बारी आई, वो बॉलिंग ही नहीं कर रहा कोई। आई फील सो ऑकवर्ड। आप अंदाज़ा लगाएँ, मैं अभी एक महफ़िल में गया, एक दावत में गया, नॉर्मल बैठ के खाना खा रहा हूँ। मेरे बराबर में एक ऐसा आदमी है मतलब मैं नाम क्या लूँ? अब मैंने अगर ये पहनी भी है इफ आई एम वेयरिंग अल्लाह की कसम इतने लो ग्राउंड एथिक्स हैं लोगों के, आप अंदाज़ा लगाएँ वो ना मेरी मेरी अंगूठी पकड़ के चेक करना शुरू हुए। कह रहे हैं ये अफ्रीकन याकूत है ना? मैंने कहा नहीं ये मैंने ना हिमालय से तुड़वाया था मैंने। मतलब इतना मतलब क्या मतलब व्हाट्स द बिग डील इतना क्या इश्यू है भाई? ये हैं ये लोग, ये कॉपी भी आपको करेंगे अल्लाह के साथ यारी लगा आसमान ज़मीन आकर देखा मैं कह रहा हूँ ना, ये देखें इतना इतना बिलो द बेल्ट खेल रहे हैं अभी। तुमने तो कहा था कि पैसा होता है, ताकत होती है, दौलत तो कर लिया ना हमने भी, हम भी कर रहे हैं। अब तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो साथ में? बेटा ये नहीं बैठेंगे तेरे साथ। तो जिस दिन उम्मत मुस्लिमा मैदान में आएगी सही तरीके से, उम्मत मुस्लिमा एक विज़न लेके आएगी, उम्मत मुस्लिमा स्पिरिचुअल फैक्टर के साथ ग्राउंड रियलिटीज़ को समझेगी। उम्मत मुस्लिमा समझेगी भैया मिरेकल तब होगा जब हम मिरेकल बनेंगे, हम बियॉन्ड द लिमिट जाके काम करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे, हम कलेक्टिवली इस बात को समझेंगे कि हम सबकी एक इंडिविजुअल फाइट और एक कलेक्टिव फाइट है। और हम जिधर भी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कलेक्टिव विजन को भूलेंगे, हमारी इनफरादियत, मेरे पर्सनल गेन्स जो हैं वो उम्मत के गेम से हट जाएँगे। हमारी रिप्रेजेंटेशन लीग ऑफ नेशन में मुकाबला है, हमने उसके मुका अब देखें ना चाइना ने उनके एआई को तबाही मारी हुई है। टेस्ला की तबाही मार दी है बीवाईडी ने। वो लोग वो लोग दिखा रहे हैं उनको भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी तुमको समझते क्या तुम अपने आप? अल्लाह हमें भी तौफीक दे यार, एक साउथ कोरिया बैठ के Hyundai बना सका है, हम आज तक अपनी एक गाड़ी नहीं बना सके। तो
Shaykh people think deen and dunya is different. That's why I think being religious has become problematic nowadays. I think Habibi, the character of a scholar is not that of a character of a leader, of a society bearer. The scholar is asking for help of the state, and if the state is not helping them, the scholar is asking for zakat, and the zakat in Pakistani community is considered as the most lowly product. तो वो इन्हें भिखारी समझने लग गए हैं। सोसाइटी इनको भिखारी समझती है, इनकी रिप्रेजेंटेशन को भिखारी समझती है, और इनको भी अगर अपनी जगह बनानी होती है ना, आई हैव नो ग्रज अगेंस्ट मुफ्ती तारिक मसूद, आई रियली एडमायर हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, हिज वर्क, बट व्हाट आई फील बैड इज कि भाई तुझे मजाक क्यों करना पड़ा है अपने आप को मनवाने के लिए? चार बीवियों का मजाक बना के तो तू ऊपर आ रहा है ना, मतलब व्हाई डू यू वांट टू मेक फन, मेक अ प्लेस विद जोकिंग अराउंड इन ह्यूमर? मतलब क्या है कि इंसान, अगर मैं एक मौलवी हूँ, मैं एक दाढ़ी वाला हूँ, मैं भी, मेरे टखने अभी भी नहीं है, मैंने भी शलवार की, व्हाई डू आई हैव टू जोक टू मेक माय प्लेस इन पीपल्स हार्ट? भाई इतवार के दिन 40-50 लोग बैठ के सुनने आए हैं, तो कोई अल्लाह ने बनाया है ना, अल्लाह ने कुछ दिया है। उसमें तो आपको लगता है कि आई एम अ फनी कॉमेडी ब्रांड इन द पब्लिक्स आई? आई एम अ जोकर और व्हाट? आपको लगता है मतलब मेरा एक जोकर नहीं होता? आई मेक पीपल, आई टॉक, पीपल लाफ, पीपल पे मी मनी फॉर दैट। आपको लगता है मैं इस तरह का आदमी हूँ? व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट विद योर ब्रांड? एक संजीदगी होती है, एक संजीदगी से भी आप लोगों को अपना आशिक कर सकते हैं, एक संजीदगी से भी, एक मिजाज से, इवन एक एटीट्यूड भी अगर लगता है किसी को, उससे भी आप लोगों को अपना कर सकते हैं। पब्लिक बैठी है जो गैरतमंद है, एक पब्लिक है जो इस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहती है। लेकिन शाहिद अनवर अगर मार्केट में बिक रहा है, तो फिर शाहिद अनवर वाली पार्टी भी बैठी भी होगी। फिर ये वे सारे ये मतलब आपकी सोसाइटी के अंदर जो आपके रोल मॉडल्स बन रहे हैं, इससे सोसाइटी का हाल पता चलता है ना, उसपे स्टेट को क्यों गालियां देनी फिर? हमें डकी भाई पसंद है, हमें रजब भट्ट वाला कंटेंट पसंद है, हमें मां सफदर वाला कंटेंट पसंद है, हमें जो है वो ये सारे टिकटॉकर्स का, मैं डिफरेंट स्टाइल्स के तो खिलाफ नहीं हूँ जमीन, लेकिन यार कम ऑन यार, उमर बिन खत्ताब क्लास अपार्ट यार, मतलब भरम हो तो फिर हजरत उमर जैसा हो ना फिर। यू नो हाउ हजरत उमर पर्सनालिटी वाज, देयर इज अ सेइंग, हजरत उमर ने एक दफा मुड़ के पीछे देखा था, एक औरत प्रेगनेंसी में थी, उसका मिसकैरेज हो गया। इतना इतना मतलब ही वो सो पावरफुल, इतना कोई भरमबाज इमेज था उनका, ही सो पावरफुल माशाल्लाह से। यूं मुड़ के देखा तो पीछे एक औरत का हमल ही गिर गया था, इतना रोब था उनका। दैट्स द काइंड ऑफ मेन वी वांट इन आवर सोसाइटी, ब्रो, और सिस व्हाटसोएवर यू आर, के मतलब द मैस्कुलिन, द रुजूला, इन अरबी वी कॉल इट द रुजूला, the masculinity, not the patriarchy, the masculinity, the thing, the male factor, the men factor. अबे तो इस्लाम की तो औरतें भी तलवारें उठा लेती थी अपनी इज्जत के पीछे। तो अल्लाह ताला आसानी करे। इंशाल्लाह ताला अगली बार हम आपको बताएँगे, एक और ब्रांडिंग है, जिस पर अगर काम किया जाता तो भी बड़ा सेफ एंड हो जाता। अगर ये वाला एंड नहीं आप ला सकते जो आज मैंने कहा, नफ़ा-नुकसान दिखा के, मतलब प्रोडक्टिविटी दिखा के, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दिखा के, डेवलपमेंट दिखा के, एआई में आगे बढ़ के, कोडिंग में आगे बढ़ के, मतलब यू गाइस कैन डू अ लॉट टू प्रूव द वर्ल्ड, भाई हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी तुम्हारी। अभी आपको पता है मेरा एक स्टूडेंट है, वो रोल्स रॉयस की कोडिंग करता है गाड़ियों की, मतलब जितनी भी गाड़ियां रोल्स रॉयस की होंगी ना, उसके अंदर उसका प्रोग्राम चलता है। हिफ्जुद्दीन वगैरह तो बता दें सर, इतने रुपए में ना, इतनी टिकट में इतना ही मिलता है जो आज मिला है। नया टोकन लेके अगली क्लास में पढ़ा है, तो आज के लिए काफी है। इतनी टिकट में ना इतना ही शेक मिलेगा। तो हिफ्जुद्दीन वगैरह तो बता दें, इतना आसान थोड़ी है। तो वो कोडिंग करता है, और रोल्स रॉयस की जितनी गाड़ियां ना, उसको वो चाहे ना अपने कंप्यूटर से पूरी दुनिया की गाड़ियां बंद कर सकता है। वो वाहिद पाकिस्तानी है, मुसलमान है, अभी ये परसों आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, सिर्फ स्पेशली कराची आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। अ, मेरे बड़े भाई ये काम करते हैं जर्मनी में, बीएमडब्ल्यू, क्या नाम है, बिलाल के भाई हो आप? स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड वाले बिलाल को जानते हैं आप? अच्छा, वो भी बीएमडब्ल्यू का कोडर है बहुत बड़ा। अब मसला यहाँ पर ये है, उसको यहूदी यहूदी और ईसाई जो दूसरे कोडर्स हैं, मैं मैं अब्दुल्ला नियाज़ी का कहता हूँ, अच्छा बहरहाल, उसको अब टफ टाइम्स, उसने मुझे अप्रोच क्यों किया, शेख साहब मेरा मेरा इस लेवल पे मुकाबला चल रहा है, यानी रोल्स रॉयस में जो यहूदी हैं और रोल्स रॉयस में जो ईसाई हैं, वो मुझे आगे नहीं आने दे रहे, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और स्कॉटिश हूँ। वो वहाँ मेरी असिस्टेंस ले रहा है, मैं उसको वहाँ गाइड कर रहा हूँ, यूँ कर, इसको ये वाला ला, इसको फुट मार, इसको ये वाली एल्बो करा, यहाँ ये वाला कंसोर्टियम कर, इससे हाथ मिला ले। चल रहा है ना? उम्मत में एक बच्चा, एक आदमी काम कर रहा है, हाथ रखा हुआ है ना हमने सर पे इसके। तो इस तरह माइक्रो लेवल्स पे उम्मत हर लेवल पर अपनी जगह बनाने में बैठी होगी, और दुनिया एक दिन मानेगी भैया, गज़ब का टैलेंट है, गज़ब का हुस्न है, गज़ब का कमाल है, और गज़ब की परफॉर्मेंस है इनकी। तो ये बड़ा काम नहीं है कि उम्मत के अंदर कहीं पर भी कोई लोग काम, मैं अब उसकी दाढ़ी भी नहीं है, उसका हेयर स्टाइल भी अपने अंदाज का, मैंने उसे जज नहीं किया। उसका नाम बिलाल था, हज़रत बिलाल के नाम के ऊपर, एंड ही सेड आई एम मुस्लिम एंड आई नीड योर हेल्प शेख। मेरा यहाँ पर बड़े हाई लेवल
के ऊपर मुकाबला है गाड़ियों की कोडिंग के अंदर ईसाइयों और यहूदियों में। मैंने कहा आई एम देयर फॉर यू हबीबी, बता क्या करना है? उसको सुनता हूँ, उसको मेंटली रिलैक्स करता हूँ, उसको ये भी बताता हूँ, गाइड करता हूँ। एक एसेट ब उम्मत का एक एसेट है, ठीक है। इसी तरीके से कोई कतर में बैठा होगा, कोई आयरलैंड में, जहाँ भी उम्मत बैठी है, यू शुड हेल्प द उम्मा, यू नो? वी ऑल विल कलेक्टिवली कॉन्कर द वर्ल्ड। कोई एक फैसेट आके नहीं कॉन्कर करेगा बंदूकें लेके। पूरा सोसाइटी कॉन्कर करेगी ना अगर लोगों के वी आर द हायर डिनोमिनेटर। तो उसके अंदर वो वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। अभी अभी आप अंदाजा लगाएँ कि मेरा जो पीडियाट्रिशियन है, मेरे दोनों बेबीज़ का, दो एक टॉडलर का, लियान का, नाहियान का, वो रॉयल कॉलेज ऑफ इंग्लैंड के एग्जामिनर है और क्वीन एमा का पर्सनल फिजिशियन है। और प्योर एंटी शेर का आदमी है, प्योर सलफ़ी है, प्योर मुवाहिद है, डॉक्टर शम्स। रॉयल कॉलेज के एग्जामिनर है वो। 1 घंटे का ही सिर्फ £1000 उनकी चलता होगा सिर्फ एग्जामिनेशन लेने का। तो वो अपने लेवल पे वहाँ काम कर रहे हैं। कैम्ब्रिज के अंदर उनकी इतनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी इतनी दाब है, उनकी बेटी जो है उसने अभी ऑक्सफोर्ड के अंदर फिर बड़ा टॉप ऑफ किया हुआ है। बैठे हैं ना मुसलमान अपने। सपोर्ट देंगे हम उनको अपनी। उनसे भी हेल्प लेंगे, उनसे सीखेंगे भी सही, उनसे बात भी करेंगे। कहीं हम्बल हो जाएँगे। सर मैंने सुना है आप अब्दुल हसीब खान साहब के घर पे बयान किया करते थे, मैं उनका नवासा हूँ। येस डेफिनिटली सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब के यहाँ मैंने 5 साल खिताब किया है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। और ये पायोडीन के मालिक हैं वो। और इस टाइम पर ब्रुक्स फार्मा भी उनकी है। पाकिस्तान में एनेस्थीसिया के वाहिद होल सोल हैं वो। तो बड़ी अच्छी दोस्ती है मेरी उनके साथ। अब मैं आपको आपने एक इतना बड़ा नाम लिया था, तो आपको पता है उन्होंने एक तफसीर लिखी है जो वो उस टाइम पर पूरी पाकिस्तान की रॉयल एलीट्स में मान रहे हैं? ये पता है आपको? उन्होंने कुरान का एक तर्जुमा लिखा है, कोई खास स्पेसिफिकली सिलेक्टेड आयतों का एक कुरान लिखा है उन्होंने और वो सबको कर जी सर आई हैव। आपको पता है उसकी सारी करेक्शन किसने की है? उसमें से गलतियाँ और अगलात किसने ठीक किए हैं? मतलब मेरे बच्चे ने, मतलब अरसलान ने, मेरी टीम मेरे पास वो आई थी, तो मैं भी आज कोई रिसर्च कराता हूँ तो मेरी पूरी आर-एन-डी की टीम बैठी है ना स्कॉलर्स की, उसका सारा काम हमने किया है। मैंने क्रेडिट नहीं लिया। अरसलान ने सारी करेक्शन करवाई है, उसमें अकीदे की गलतियाँ थी, उसके अंदर जो है ग्रामर की गलतियाँ थी, उसमें तफसीर की गलतियाँ थी, उसमें नहव मानी बहुत सी गलतियाँ थी उसमें, बहुत अगलात थी उस तफसीर में। हमने ठीक कराई। अब वो पूरी अमीर तरीन पाकिस्तान की अमीर तरीन लोगों के अंदर वो तफसीर अगर जाती भी होगी, हमने अपना सबका जारी डाल दिया, गल खत्म। सानू थोड़ी चाहिए, मुझे कोई क्रेडिट थोड़ी चाहिए उसमें, कि जी मेरा नाम नहीं है। यहाँ पर तो इतनी इनसिक्योरिटी होती है लोगों में, आपने जलसे में मेरा पोस्टर बड़ा नहीं बनाया, आपने मेरा नाम नहीं लिखा। एक बंदे ने सिर्फ़ इस बात के ऊपर गिला कर दिया, "भी शेख आतिफ का नाम मेरे नाम से ऊपर क्यों आ गया पोस्टर?" मैं कहा, "भैन को तुसी ना ही मिटा दो मेरा, हमारा जलवा वैसे ही मैदान में आके भूल जाएगा।" तो पॉइंट ये है कि मतलब ये नाक का इतना बड़ा इश्यू है, नाम ऊपर क्यों आ गया? तो आई थिंक यू शुड हेल्प द उम्मा व्हेरेवर द उम्मा इज़ ट्राइंग टू वर्क आउट। और आप आइडियलिज़्म में मत जाएँ, जैसे असम ने फौरन कहा था ना, "अब हम निकलेंगे कैसे इसमें से? अब होगा क्या?" होगा कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा इंकलाब तब आएगा जब आप ये मानेंगे कोई इंकलाब नहीं आएगा। इस पर एग्री करते हैं? कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बम नहीं फटेगा, कोई छलांगे नहीं मारेंगे, हमारी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं होगा और हम सिर्फ 1% भी कंट्रीब्यूट कर दें तो बहुत बड़ी बात है, इंसान के बच्चों की तरह। इस पर एग्री करना है तो शेख आतिफ की टीम में शामिल हो सकते हैं। मैं इतने लोगों को पढ़ाता हूँ लेकिन मैं किसी को जॉइन नहीं करने देता अपनी ऑर्गनाइज़ेशन को। क्यों? मेरा अनडिफाइंड विज़न है, मेरा अनडिफाइंड मंज़िल है, मुझे कुछ नहीं पता आगे क्या होगा। 100-200 साल का विज़न है, मुझे कुछ अचीव नहीं करना, मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं प शेख मुझे लगा आपने साम बोला, मैंने ही कहा था। अच्छा बहरहाल, तो कहने का मेरा मतलब ये है नो चेंज, आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक छोटा-सा माइलस्टोन रखना चाहता हूँ अपने आगे आने वाली नस्ल के लिए, दैट्स इट। ठीक है? दैट्स इट। इसमें हेल्प करनी है मेरी, आ जाओ भाईजान। इसके मैं कोई बड़े प्रोमिसेस नहीं करूँगा, मैं रास्ते मदीना बना दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं मुल्कों पे चढ़ जाऊँगा, मैं ये कॉन्कर कर लूँगा। व्हाट्स दैट माइलस्टोन? दैट माइलस्टोन इज़ आई एम बिल्डिंग यू ऑन, मैं लीडरशिप भी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मतलब मैं इस्लाम के सर्वाइवल पहले तो अपनी सोसाइटी में इसको पेनिट्रेट कराना है, तो उसको सबसे पहले थ्रेट से बचाना है ना। आप थोड़ा-सा तेज़ होंगे, एजेंसी आ जाएगी, आप थोड़ा-सा तेज़ होंगे, दूसरे सेक्टर आपके खिलाफ शैतान यही खड़ा कर देगा ना, आप यहीं फँस जाओगे। या दूसरे फ़िरके आ जाएँगे, या मिलिट्री पावर आ जाएगी, या आप सैबोटाज हो जाओगे, या आप में फूट पड़ जाएगी, या आप में बंदे एंगेज कर देंगे, या आपको रॉ उठा लेगी, या मुसा ये चैलेंजेज़ है ना आपके। तो इसके अंदर सबसे पहले पॉज़िटिवली आपने सिस्टम के अंदर, लोगों के अंदर सबसे पहले गर्मी खत्म करनी है, भैया रिलैक्स। अभी आपने एक सुना होगा, पाकिस्तान में एक नाम है सुहेल सियालवी, होता था वो मूछड़। भाई तूने बड़ा अच्छा चल रहा था, उसकी मैं बयान भी सुनता था, जिसने यहूदियों के खिलाफ भी बड़ा काम किया इस्लामाबाद में ज ठीक है, एंड क्या हुआ उसके? पॉलिटिकल जमात बना ली पीएनपी, कहाँ खड़ा है तू? बेटा आप इस बात को मानते हैं कि फ़ौज की गोद में बैठे बगैर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं आप जीत सकते। इस पे आप एग्री करते हो, नहीं एग्री करते?
डू यू एग्री विद द फैक्ट यू कैन नॉट विन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी विदाउट द सपोर्ट ऑफ द आईएसआई, द एमआई, द एस्टेब्लिशमेंट? अगर इस पे किसी को इख्तिलाफ है तो अगली बार ये पढ़ाऊँगा मैं। पाकिस्तान में शेख नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, ज़मीन तू छोड़ दे। पाकिस्तान में मेरिट, पोटेंशियल और काबिलियत के ऊपर सीटें मिलती हैं। शेख आई हैव नो नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, आप सिखा, मैं तेनू कहना पिया पुत्तर, नहीं मिल सकती। मुझे पता है ना मेरे घर के अंदर कितने इलेक्शनों के रिजल्ट से पहले आए ना, मैंने सब देखा हुआ है। कुछ नहीं हो सकता। सर फिर हम क्या कर सकते? चुप तो कर सकते हैं ना अभी। सुन ले मेरी बकवास, सुन ले बैठ के, सर एग्री करता हूँ, पर हम क्या क्या कर सकते? चुप कर जा, करना यही खत्म करना है हमने, कुछ नहीं करना। क्या हम एग्री कर सकते हैं कि हम कुछ नहीं करना चाहते? आमना रिजवान, कैन यू एग्री टू दिस फैक्ट? हम कुछ नहीं करेंगे। इस पर आओ, ट्रस्ट जीतो, भरोसा जीतो, वक्त लगाओ, लाइन में लगो, सब दूंगा। शर्त ये है, कीड़ा खत्म करें पंगे करने का, ये एक दिन में सही नहीं हो सकता। यू आर राइट, आई एम फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सिस्टम चेंजिंग बैड। अबे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो बाप बैठा हुआ है ना इस टाइम पे, नैब का राइट हैंड इस टाइम पे, जो नजीर भट्ट साहब, को मेरा दोस्त है यार वो। आई एम अ मैन ऑफ द सिस्टम, आई नो। सिस्टम के साथ हाथ मिला के दोस्ती करके ही कुछ हो सकता है, सिस्टम के अगेंस्ट जाके आप कुछ नहीं कर सकते। इस मामले के अंदर अगर आप ठंडे होने के लिए तैयार हैं तो काम करते हैं। जनरल भी सुनेगा आपको, फौजी भी सुनेगा, आईएसआई भी सुनेगी, एमआई भी सुनेगी, एफआईए भी सुनेगी, आईबी भी सब सुनेंगे आपको। अगर आप पॉजिटिव आदमी हो, काम करना चाहते हो, सब होगा। आप टकराने के मूड में हो, फिर कुछ नहीं होगा। We have to swim with the currents, not against them. You don't have the muscle to swim against them, उम्मे बरीरा। मतलब फिर खान साहब बाहर नहीं आएंगे। यानी खान साहब भी आ जाएंगे, अल्लाह ताला उनको आजाद करा दे। लेकिन शेख आपकी वो बात कि अकेले भी तो चलता जा, व्हाट्स दैट सपोज्ड टू मीन? अबे मैं अकेला, तब अकेला अकेला चला हूँ, अकेला चला हूँ। एक टाइम के बाद आप अकेले नहीं चल सकते, फिर किसी को साथ लेना पड़ता है। फिर एक वक्त आता है आप अकेले हो जाते हो। फिर एक ये प्रोसेस है, यू कैन नॉट मेक दिस वॉक कंप्लीटली बीइंग अलोन, ये नहीं हो सकता। आपको लगता है आप एंड तक सोल प्रोप्राइटर होके, अथॉरिटियां डेलीगेट किए बगैर, नेटवर्क बनाए बगैर, दोस्तों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ताइफ क्या करने गए थे? हाथ पैर क्यों मारे आपने इधर उधर? सपोर्ट नहीं चाहिए थी? सपोर्ट तो चाहिए ना बच्चे। अकेले सारा हुस्न सारा कमाल मुझ में थोड़ी है। मुझे भी तो सपोर्ट चाहिए कुछ करने के लिए। सिस्टम में दोस्तियां चाहिए, लोग चाहिए, बंदे चाहिए, लीडरशिप्स चाहिए। जो मेरे माइंड में एक विजन है, वो तो बड़ा पागलों वाला विजन है, लेकिन मैंने सबसे पहले अपने आप को ट्रेन किया कि मैंने उसके ऊपर इमोशनल नहीं होना। मैं कभी नहीं निकालता अपने अंदर की बात। करना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, पोटेंशियल भी बहुत है और सोच भी बड़ी है, लेकिन जिस और एज भी है, यंग हूँ अभी, बुड्ढा तो हो चुका हूँ वैसे बहरहाल, लेकिन आई एम 44 राइट नाउ। ग्राउंड अच्छा है, सब कुछ सेट है, सबका ट्रस्ट है मुझ पे। शेख, व्हाट वाज़ द टर्निंग पॉइंट व्हिच मेड यू लीव द ट्रेडिशनल मदरसा स्टाइल? आई डिड नॉट लीव इट, आई कैन स्टिल टीच इन द ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी। एस्टैब्लिशमेंट के बारे में अपना वन लाइनर देना प्लीज। व्हाट वन लाइनर डू यू वांट? जो आदिल राजा का वन लाइनर है, वो वाला वन लाइनर चलेगा आपके लिए? किस तरह का वन लाइनर चाहिए आपको जो खुश कर दे आपको? आपको खुश करने के लिए वैसे मैं सब कुछ कह सकता हूँ। करने के अंदर क्या करूँगा मुझे ये बताएँ? वन लाइनर से मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी क्या ला सकता हूँ? आप एस्टैब्लिशमेंट के बारे में ब बात करना चाहते हैं? लियाकत अली खान को गोली किसने मारी? इस पे बात कर लेते हैं ना। आप अभी एस्टैब्लिशमेंट की क्या बात करते हैं? लेट्स गो जहाँ से पाकिस्तान बना था। आपने ये बातें करनी है, आपने काम करना है, ये बताना है। ये सारे चलें छोड़ें शेख, सॉरी नहीं, सॉरी की क्या बात है? मुझे कोई डर थोड़ी लगता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाईजान, अकेले कमरों में बैठ के गालियाँ देने से किसी को अपना मन ठंडा करना ना, ये कावर्ड्स का काम है। काम करने